हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन क्या ये बात सच है? ये सच तो है, लेकिन अधूरा सच है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो। हम चाहें तो पानी या किसी दूसरे लिक्विड के भी बॉइलिंग पॉइंट को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहें तो पानी को उसके फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर भी बॉयल कर सकते हैं। यह सुनने में ज़रूर अजीब लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये कैसे होता है, आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ वह लिक्विड पर पड़ने वाले प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एक स्पेशल केस में होता है। यह बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली अर्थ पर तब होता है जब वो सी लेवल के आसपास होता है, मतलब जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm या 180 m होता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और प्रेशर घटाने पर बॉइलिंग पॉइंट भी घटता चला जाएगा। ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm से कम होता है, वहाँ पानी 70-80 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होने लगता है। इसी तरह फर्दर कैलकुलेशन से हमें यह पता चलता है कि अगर पानी पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करके 4.6 mmHg पर लाया जाए तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगेगा। एफिल टावर की ऊंचाई जाड़े की तुलना में गर्मी के मौसम में 15 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। यह थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है। मैक्सिमम एलिमेंट्स टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपैंड होने लगते हैं। सोलर सिस्टम के पूरे मास का 99% से भी ज़्यादा अकेले सन का मास है, और सन का यह इनॉर्मस मास ही रीजन है इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं और बाहर स्पेस में नहीं जा पाते हैं। या फोटोन को सन के कोर से उसके सरफेस तक आने में लगा समय 1 लाख साल से भी ज़्यादा का हो सकता है, जबकि वह दूरी सिर्फ 7 लाख किलोमीटर के आसपास है। जबकि वहीं 15 करोड़ किलोमीटर का दूरी जो सन के सरफेस से अर्थ का है, उसको लाइट सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड में पूरा कर लेता है। दोस्तों, लाइटनिंग या थंडरबोल्ट सूरज के सरफेस पर जो टेम्परेचर है उससे भी 5 गुना ज़्यादा टेम्परेचर तक पहुंच सकता है। आपको पता है 19वीं सेंचुरी तक लोग हीट को एनर्जी नहीं बल्कि सब्सटेंस मानते थे। लोगों का मानना था कि हीट है वो है हीट कंटेनिंग पार्टिकल्स या मैटर जो भी बोलिए उसमें पाया जाता है, जिसे कैलोरिक कहा जाता है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा कैलोरिक होगा वह उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर उसका हाई होगा, और जिस ऑब्जेक्ट में कैलोरिक जितना कम होगा उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा। यह लगभग उसी तरह की बात हो गई कि अगर 2 शरबत रखे हुए हैं, जिसमें चीनी ज़्यादा है वो ज़्यादा मीठा होगा और जिसमें चीनी कम है वह कम मीठा लगेगा। कैलोरिक थ्योरी बहुत दिनों तक चली, लेकिन जब यह कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में बुरी तरह फेल हो गई, तब साइंटिस्ट ने नया तरीका ढूंढने का कोशिश किया। उन्होंने हीट को नए तरीके से देखने का कोशिश किया, और तब वह इस नतीजे पर पहुँचे कि हीट जो है वह एनर्जी ही है, एनर्जी का एक फॉर्म है। क्या आप जानते हैं कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाने के लिए पहले से रास्ते डिसाइड किए गए हैं, जिनको इंटरप्लैनेटरी हाईवे या इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शॉर्ट फॉर्म में ITN कहते हैं। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट इन रास्तों से होकर जाता है तो उसे बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आइए इसके पीछे के फिजिक्स को समझते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 2 लोग इक्वल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं तब वह ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं करता है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो लग रहा है। बिल्कुल, उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होने के चलते एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं, और ऑब्जेक्ट पर नेट या रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जा रहा है, जिसके चलते उस पर किसी फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यही कॉन्सेप्ट इंटरप्लैनेटरी हाईवे में भी यूज होता है। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाता है तो उसे अपने मंजिल की ओर जाने के लिए बाकी के प्लैनेट्स और मून्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ता है, जिसके वजह से उसे बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और तब इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि स्पेस के ऐसे रीजन के बारे में पता लगाया जाए जहां नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता हो, ताकि अगर स्पेसक्राफ्ट उस रास्ते से जाए तो उस पर बिल्कुल कम फोर्स लगे, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल कम एनर्जी यूज करते हुए आसानी से जा सके। और वही रीजन्स इंटरप्लैनेटरी हाईवे या इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के नाम से जाने जाते हैं।
फ्रेंड्स, ऐसे ही अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द थ्योरेटिकल को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कीजिए।